Hi everyone, welcome to Adda 247. मेरा नाम है भारती एंड आई एम अ नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड अ बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल. बट आज मैं यहाँ पर आप सारे नीट एस्पिरेंट्स के लिए एक ऐसा करियर ऑप्शंस आपको बताने वाली हूँ जो कि अगर मैं बात करूँ तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है इस करियर में, क्योंकि ये ऑलरेडी एक स्टेबल करियर है. मैं आपको इसमें सारी डिटेल्स बताने वाली हूँ एंड येस, आपको दिख रहा होगा इट इज़ ऑल अबाउट बीएससी एग्रीकल्चर. अब यार, सब बच्चों को ये लगता होगा कि यार बीएससी एग्रीकल्चर में हम लोग ऐसा मतलब क्या करियर स्कोप्स है, मैं क्या बन सकता हूँ, मेरे को कितने पैसे मिलेंगे, है ना, मेरे को कौन सा एग्जाम देना चाहिए और क्या मेरे को इसको एज अ करियर सिलेक्ट करना भी चाहिए या नहीं. तो आज आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर करने वाली हूँ और आपको एक ऐसे इंस्टीट्यूट के बारे में बताने वाली हूँ जिस इंस्टीट्यूट से अगर आप ये कोर्स करते हो तो आप सोच भी नहीं सकते आप कितने सेटल्ड होगे अपनी लाइफ में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ यार, जो हमारा बीएससी एग्रीकल्चर है ना, ये 4 इयर्स प्रोग्राम है. ठीक है, इसकी अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करती हूँ तो आपकी क्लास 12th हो जानी चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड, और आपके पास अगर पीसीबी है, आपके पास पीसीएम है और एग्रीकल्चर एज सब्जेक्ट है, तो आप ये जो है आप ये एग्जाम दे सकते हैं. मतलब आप इस ऑप्शन को, इस करियर ऑप्शन में जा सकते हैं. ठीक है, पीसीबी, पीसीएम या फिर एग्रीकल्चर एज अ सब्जेक्ट आपके पास है तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं. एंट्रेंस एग्जाम सीयूटी के थ्रू है और आपका आईसीएआर के बारे में आज मैं आपको अच्छे से बताने वाली हूं. इसके अलावा बहुत सारे स्टेट एंट्रेंस एग्जाम भी हैं. स्टेट एंट्रेंस में बेटा जी आपका राजस्थान जेट आ जाता है, आपका मध्य प्रदेश में एमपी पैट आ जाता है, बिहार में बीसीईसी वाला एग्जाम होता है, उत्तर प्रदेश में यूपी सीएटी ईटी का पेपर होता है अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर अपने स्टेट से करना चाहते हो तो. ऐसा नहीं है, नेशनल लेवल एग्जाम ही है, आपके स्टेट लेवल के एग्जाम्स भी आप दे सकते हो फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स. ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि यार इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा, है ना. ये जो 4 साल की डिग्री होगी बीएससी एग्रीकल्चर की, इसमें आपको क्या क्या सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ने होंगे. देखो, यहाँ थ्योरी भी होती है, प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, एग्रीकल्चर है तो फील्ड वर्क भी होगा, आपकी इंटर्नशिप भी होती है और ईएल प्रोग्राम भी होते हैं. इसमें आपको एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, प्लांट ब्रीडिंग, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, एग्री इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल, एजुकेशनल साइकोलॉजी, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फार्म मशीनरी, पावर, मीटियोरोलॉजी और रूरल सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है. अब इनफैक्ट अगर मैं बात करती हूँ जॉब अपॉर्चुनिटीज की, क्योंकि आपने वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स देख ली हैं, इन वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स के साथ साथ अगर मैं जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करती हूँ तो बेटा जी आपके पास एक एग्रीकल्चर ऑफिसर की जॉब वैकेंसी होती है, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की वैकेंसी होती है, आरएईओ एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के वो होती है, वैकेंसी होती है. मतलब एक ये वाली फील्ड है. गवर्नमेंट सेक्टर की फील्ड्स की बात कर रही हूं. आप फूड इंस्पेक्टर बन सकते हो, सीड ऑफिसर बन सकते हो, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में आप जा सकते हो, आईसीएआर और एसएयू जैसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में जॉब कर सकते हो, एफसीआई, एनएबीएआरडी बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हो. और अगर मैं प्राइवेट कंपनीज में जा की बात करती हूं बेटा जी, तो एग्रीकल्चर रिलेटेड कंपनीज में आप जा सकते हो, जैसे बेयर्स हो गया, सिंजेंटा हो गया, इफ्को हो गया, अडानी हो गया, और ये बहुत हाई पैकेज ऑफर करते हैं जब आप इन यूनिवर्सिटीज को चूज करते हो तो. ठीक है, ये बहुत ज्यादा हाई करियर, हाई हाई स्कोप वाली जॉब्स आपको देखने को मिलती है. ठीक है, अब अगर मैं आगे बढ़ती हूं तो आपका जो पैकेज की अगर मैं बात कर रही हूं तो पैकेज बेटा जी क्या क्या है. अगर आप एक फ्रेशर की तरह जाते हो तो आपका जो पैकेज लगता है वो 3 लाख से 7 लाख के बीच में लगता है. इट इज पर एनम वाला पैकेज. अगर आप एक्सपीरियंस हो जाते हो, है ना, 4-5 साल का आपको एक्सपीरियंस आ जाता है, तो आपका 10 लाख से 20 लाख तक का पैकेज होता है. अब देखो, ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपनी स्किल्स डेवलप कर रहे हो. और अगर मैं एक गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब की बात कर रही हूं बेटा जी, तो आप 45,000 से आप 1 लाख तक का कमा सकते हैं. और आपको गवर्नमेंट में सबसे अच्छी चीजें मिल जाती है, आपको बहुत सारे अलाउंसेस मिल जाते हैं. आपकी पोस्टिंग जहां पर भी आती है आपको वहां पर घर मिल जाता है. ठीक है, आपको हेल्थ अलाउंस मिल जाते हैं, मेडिकल अलाउंसेस मिल जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यहां पर मिल जाती है. तो पैकेज बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी भी आपको प्रोवाइड करता है. अब ये पैकेज के साथ साथ अगर मैं बात करती हूं कि यार मान के चलो तुमने बीएससी एग्रीकल्चर कर लिया, तो क्या हायर स्टडीज में जा सकते हैं, तो बिल्कुल जा सकते हैं. तो हायर स्टडीज में बेटा जी आप एमएससी कर सकते हैं,
फ्रॉम ICAR JRF, PhD कर सकते हैं, ARS असिस्टेंट नेशनल लेवल जॉब है, आप ये भी कर सकते हैं, और आप एंटरप्रेन्योरशिप भी कर सकते हैं, जैसे कि आप अपनी नर्सरी, मशरूम यूनिट, डेयरी फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सारी चीजों का आपके पास करने का आपको लाइसेंस मिल जाता है, ठीक है। और शायद आप लोगों को ये ऑलरेडी पता होगा कि जब मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग या मशरूम यूनिट या फिर डेयरी फार्मिंग, चलो नर्सरी तो फिर भी इसमें थोड़ा सा कम स्कोप है, थोड़ा कम, बट ये जो 3 जगह है ना बेटा जी, ये तीनों जगहों में आप मान के चलो कि यार बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन्हीं तीनों चीज से बहुत ज्यादा अर्न कर रहे हैं। और जब आप ये सारी चीजें ओपन करते हो ना, तो आपको गवर्नमेंट भी उतना ही सपोर्ट देती है, उतना ही सब्सिडी भी आपको मिलती है जब आप इन सारी चीजों को ओपन करते हो तो, ठीक है। ये तो हो गया आप एंटरप्रेन्योरशिप कहां कहां से कर सकते हो। मैं आपको बताती हूं ICAR के बारे में। सो यार ICAR, आप अगर उधर पर आपको BSc एग्रीकल्चर करनी है तो आपको अपना CUET ICAR UG 2026 का एग्जाम देना होता है, ठीक है। अब जब आप इसमें एग्जाम देते हो, मैं आपको बहुत सारी चीजें हैं देखो, ठीक है। जब आप इसमें एग्जाम देते हो बेटा जी, आपका सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट कौन कौन से डिग्री प्रोग्राम्स हैं। अगर आप ये एग्जाम देते हो, आपके पास ऑप्शन आ जाता है आपका BSc एग्रीकल्चर का, ठीक है। आपके पास BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स का ऑप्शन आ जाता है, BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर का ऑप्शन है, BFSC बैचलर ऑफ फिशरी साइंस का ऑप्शन आ जाता है, BSc फॉरेस्ट्री, BSc कम्युनिटी साइंस, BSc न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स, BSc सेरिकल्चर, BSc ऑनर्स इन नेचुरल फार्मिंग, BSc एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, BTech इन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, BTech इन डेयरी टेक्नोलॉजी, BTech इन फूड टेक्नोलॉजी एंड BTech इन बायोटेक्नोलॉजी। और मैंने खुद बायोटेक्नोलॉजी कर रखी है। यहां से आप मतलब आपका ना, अगर आपको बहुत ज्यादा रिसर्च में इंटरेस्ट है ना, तो आप फूड टेक्नोलॉजी या BTech इन बायोटेक्नोलॉजी आप जरूर से कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया बेटा जी आपका कि कितना आपका कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। अब मैं आपको बात करती हूँ कि कोर्सेज के साथ साथ आपको क्या कहते हैं, कौन सा पेपर देना है। तो बेटा NTA ने CUET का ऑलरेडी रिलीज कर दिया है, तो वही आपको पेपर देना है। ऑलरेडी फॉर्म फिलिंग वीडियोस आपको बहुत सारी मिल जाएगी, वो आप देख सकते हो, ठीक है। एडमिट कार्ड भी आपका NTA खुद ही रिलीज करता है और ये 2026 का ही है, ठीक है। अब मैं आपको बात करती हूँ, तो अगर आपने अभी तक CUET का एग्जाम नहीं भरा है तो आपको प्लीज भर देना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो CMS CUET यानी कि आपका क्लास 12th वाला पोर्शन आता है। बहुत सारी रिजर्वेशन पॉलिसीज भी आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। और रिजर्वेशन पॉलिसीज के साथ साथ अगर मैं आपको बताती हूं, ठीक है, रिजर्वेशन पॉलिसीज आपको मिल जाती है, SC ST OBC EWS सारे क्राइटेरियाज आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। अगर आपको यहां पर ICAR में एडमिशन चाहिए तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। देखो, आपने PCM करी होनी चाहिए, PCB करी होनी चाहिए, या फिर आपके पास एक एग्रीकल्चर का कोर्स होना चाहिए आपके क्लास 12th में, ठीक है। अब या तो आपका क्लास 12th हो जाना चाहिए, या फिर आपका क्लास 12th अभी इस साल हो जाना चाहिए, या तो पहले का हो गया या इस साल हो जाना चाहिए, ठीक है। द कैंडिडेट मस्ट अटेम्प्ट ओनली दीज सब्जेक्ट एटलीस्ट 3। CUET में हम लोग 5 सब्जेक्ट दे सकते हैं एग्जाम, 5 में से आपको एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट आपको भरने ही भरने हैं, और वो आपके इन्हीं में से होने चाहिए। PCB आप भर सकते हो, है ना, एग्रीकल्चर का भी ऑप्शन आता है, आप वो भी भर सकते हो। तो आपको एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट का एग्जाम आपको देना चाहिए, और उसके बाद आपकी जो काउंसलिंग होती है वो होती है, काउंसलिंग के बाद आपको ICAR में एडमिशन मिलता है, ठीक है। अब ये हमारी तो होगी एलिजिबिलिटी की बात हो गई, ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात होने के बाद एज लिमिट में आपको बता देती हूं कि अगर आप 16 साल के हैं, ठीक है, 16 साल से ज्यादा के हैं, तो आप इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। ये और किसी भी कैटेगरी के लिए, अगर आप बोल रहे हो कि यार मैं SC ST हूं, चाहे मैं PWD हूं, तो क्या मेरे को मिनिमम एज की रिलैक्सेशन मिलेगी? नहीं मिलेगी। आप 16 साल से ऊपर के ही होने चाहिए, ठीक है। अब ICAR CUET ICAR UG की अगर मैं बात करती हूं, तो ये जो एग्जामिनेशन है, ये एग्जामिनेशन आपका जो सिटी सेंटर है, जो सिटीज हैं बेटा जी, वो आपको जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो आपको वहीं पर फिल करने को आती है, ठीक है। और आपने जो एक बार एग्जामिनेशन सेंटर ऑप्ट कर लिया है वो फिर से चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है, वो चेंज नहीं हो सकता है। आपको CUET.NTA.nic.in पर इसका वो मिल जाएगा कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, यहीं से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, ठीक है। ये सारी चीजें
चीजें हैं और आपको ये चीज याद रखनी है कि आप जो मोबाइल नंबर, जो आप ईमेल आईडी यूज कर रहे हैं वो एज इट इज आपके पास रहने चाहिए हैं, वरना बेटा जी गड़बड़ हो जाएगी। सो यार ये सारे ऑप्शंस है एज अ नीट एस्पिरेंट, आपके पास इतने सारे ऑप्शंस अभी भी हैं कि आप उनमें एनरोल कर सकते हो। प्लस आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी, जिसका लिंक या आप इसको स्कैन कर लोगे तो आपको मिल जाएगा। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको किसी भी चीज से डाउट है बेटा जी काउंसलिंग के रिगार्डिंग या फिर नीट के रिगार्डिंग, तो आप हमारे गूगल फॉर्म को भर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो हमारे पास आपके लिए एनबीटीएस प्रो है। इसमें आपको 60 टेस्ट मिल रहे हैं, 20 ऑफलाइन है, 25 ऑनलाइन है और 10 आपकी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है। तो टोटल 60 आपके टेस्ट मिल रहे हैं। और उसके बाद आपको 12 बुक्स का सेट मिलेगा, 4 फिजिक्स, 4 केमिस्ट्री, 4 बायोलॉजी। अब आप बोल रहे हो इनमें क्या है, तो बायो की एक बुक है पूरी असर्शन रीजन, एक बुक है पूरी स्टेटमेंट बेस्ड, एक बुक है मैच द फॉलोइंग और एक बुक है बेटा जी फिल इन द ब्लैंक्स, वो भी चैप्टर वाइज। तो इतने सारे क्वेश्चन का आपको भंडार मिल जाएगा और वो भी सिर्फ 1199 में, अगर आप कोड यूज करते हो ZBBS। और कोई डाउट होता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अच्छे से मेहनत करो बेटा जी। लेकिन अगर आप सेकंड थर्ड ईयर आपका ड्रॉप चल रहा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी प्लीज सीयूटी का फॉर्म भी आपको भरना है। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड कोई डाउट हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।